Very good morning, everyone. So today we are just going to cover the topic political executive, right? We will just revert back to the story of the office memorandum with which this chapter was started. And there we had observed that the document or that document that was signed by a person, but the decision of or that law had not been made by that person who has signed. He was only executing the policy decision taken by someone else, right? So the ministers had taken the decision, and this person who was a signatory authority, he had only executed the decision taken by the ministers, right? And uh, we noted the role of the prime minister in taking that decision. Prime minister had taken this decision and it had been declared in the parliament, but that also we know that alone the prime minister could also have not taken this decision. In that sense, he was only executing the wishes of the parliament. The way the signatory authority was executing the decision of the ministers, you can say that the ministers or the prime minister who had taken this decision, he was also only executing the wishes of the parliament, because alone the prime minister can also not take any decision, राइट तो हर लेवल पे हमारे पास या गवर्नमेंट के लेवल पे हमारे डिफरेंट फंक्शनरीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो डिसीजंस लेते हैं या उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं. ये सारे डिसीजंस जो होते हैं दे आर टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, and all these departments or all these functionaries, they are collectively known as the executive, right? तो उस सेंस में हम लोग अगर हम पॉलिटिकल साइंस के एक लैंग्वेज में बोले तो जो पार्लियामेंट है या जैसे हम एक बड़ा फॉर्मल लेजिस्लेचर कहते हैं, दैट आल्सो नॉर्मली कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव. क्यों? क्योंकि दे आर आल्सो, you can say, executing the decisions or the wishes of the parliament. जो मिनिस्टर्स हैं they are also executing the wishes of the parliament. तो उसे भी एक एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. जस्ट एक नेम चेंज कर दिया जाता है कि उसे एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कह दिया जाता है. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो जब भी हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट की, तो हम सिर्फ जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठे हैं वो ही नहीं होते हैं. जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं that all functionaries or departments that are executing the policies of the government. When we see ना कि बड़ी करप्ट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट तो कोई काम ही नहीं करती है, गवर्नमेंट के काम ऐसे ही होते हैं, तो उस समय हमारे एक बैक ऑफ द माइंड का इंप्रेशन होता है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वाटर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हमारे बैक ऑफ द माइंड होते हैं कि ये काम नहीं कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज. तो जब हम गवर्नमेंट वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं तो एज सच ये सारा का सारा एग्जीक्यूटिव जो होता है वो हम उसको रेफर करते हैं, राइट? एनी हाउ, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव, राइट? तो इसमें एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अगर हम इसको अब एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, जिसे हम फॉर्मली लेजिस्लेचर भी कहते हैं. वन that is elected by the people for a specific period of time. जो लेजिस्लेचर है ये हमें पता है कि it is elected by the people for 5 years in our country, right? और दूसरा है हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से हैं? वो डिपार्टमेंट्स जो हमारी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, राइट? अगर हम बात करते हैं इफ यू टॉक अबाउट से एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होगा. ही विल बी अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसके अंडर में जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे ऑफिसर्स भी हैं या आई मीन एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, ऑल दीज पीपल दे ये जो है दीज आर परमानेंट देयर. उनकी एक बार अपॉइंटमेंट हो गई है तो 60 इयर्स पे ही उनकी रिटायरमेंट होगी,
राइट. सो दे आर नोन एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अभी हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव. राइट. सो पॉलिटिकल लीडर्स who take the big decisions fall in this category of political executive, and in the second category of permanent executive, people are appointed on a long term basis, जिसे हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विसेज भी कहते हैं. और ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, दोज हु आर वर्किंग इन द सिविल सर्विसेज, दीज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. राइट. दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस. अब अगर हम कहें कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन डिपार्टमेंट, राइट, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है, इलेक्शंस होंगे 5 साल बाद, तो जो मिनिस्ट्री है वो चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ सकती है, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर भी चेंज हो जाएगा. बट द डिपार्टमेंट दैट इज देयर अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसमें ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे, वो वहीं पे रहेंगे, वो 60 साल पे ही रिटायर होंगे. राइट. वट एवर देयर टेन्योर एज और रिटायरमेंट एज इज, वो उसी टाइम पे रिटायर होंगे. वो रूलिंग पार्टी के चेंज होने से चेंज नहीं होते हैं. ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, ये काम करती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर, एंड दे असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. जो रोज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसको कैरी करने में ये मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हेल्प करते हैं. Right. So as question has asked, can you recall the role of political and non-political executive in the case of office memorandum? तो ऑफिस मेमोरेंडम के केस में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या थी? प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट. और जो नॉन पॉलिटिकल थी, दैट वाज अ सिग्नेटरी ऑफ अथॉरिटी, या जो जॉइंट सेक्रेटरी था जिसने यहाँ पर साइन किया था, ही वाज अ परमानेंट और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जितने भी काम कैरी होने हैं वो तो सारे नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करेगी या परमानेंट एग्जीक्यूटिव करेगी, लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है या जो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, पावर उनके पास ज्यादा है. व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट? नाउ अगर हम बात कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर की, डिफेंस मिनिस्टर जो है वो किसी भी आर्म फोर्स का नहीं होता है, बट वो सारी आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करता है. जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसे इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं पता होगा, but that person is a finance minister. Right. Health minister, he's not a doctor. Right. वो उसको मेडिकल साइंस के बारे में शायद कोई नॉलेज नहीं होगी, बट ही इज डीलिंग विद द एंटायर हेल्थ डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंट्री, और पावर्स भी ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग भी उनके पास ज्यादा है. वेयर एज जो सिविल सर्वेंट हैं, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, वो एजुकेटेड भी ज्यादा है. दे आर हैविंग मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो. They are expert in their field also, but still they have to follow the orders or the follow the you can say working of the ministers or the political executive. So as mentioned that the advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister. Sometimes the ministers may know very little about the technical matters that come under their ministry. जितने भी मिनिस्ट्रीज ले लो, जरूरी नहीं है कि वो जो मिनिस्टर है परफेक्ट या एक्सपर्ट ही होगा अपने मिनिस्ट्री के मैटर्स में. चाहे डिफेंस ले लो, इंडस्ट्रीज ले लो, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइनिंग, जो भी आप ले लो, इनमें जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, बट दे हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर्स. फाइनल जो से है वो इन्हीं की चलेगी, फाइनल डिसीजन जो है वो इन्हीं का चलेगा, हालांकि इनको नॉलेज कोई नहीं होगी. रीजन ये है कि in a democracy the will of the people is supreme. इसे प्लीज यू कैन अंडरलाइन कि जो लोगों की इच्छा है that is the supreme one, and the ministers are elected by the people by their will, and this gives the power to these ministers to decide on behalf of the people.
डेमोक्रेसी जो होती है, इट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, राइट? So democracy, when it is there, the thing which is important is the will of the people. The minister is elected by the people. तो इसके कारण ही it empowers the minister to exercise the will of the people on their behalf. Minister is answerable to the people for whatever decision has been taken. So decision taking power cannot be given to the permanent executive or non-political executive, because the non-political executive is not elected by the people. तो जो भी डिसीजन लेते हैं मिनिस्टर्स, दे आर आंसरेबल टू द पीपल. तभी जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो मिनिस्टर्स के हाथ में दी गई है, सो दैट इवन द पीपल कैन आल्सो क्वेश्चन द मिनिस्टर्स. सो ये जो मिनिस्टर होते हैं, दे डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस ऑन पॉलिसी शुड बी मेड. तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम दैट दे विल बी एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ द मिनिस्ट्री. इसके लिए क्या होता है कि जो एक्सपर्टाइज के लिए दे आर हैविंग अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इन देयर मिनिस्ट्री. इनके पास जो डिपार्टमेंट होता है उसमें दे हैव द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स. तो जो भी इनको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है, उसके लिए एक्सपर्ट से ले लेते हैं. इन्हें अपने टेक्निकल मैटर्स में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं होती है. But very often experts hold different opinions or place before her more than one option. Depending on what the overall objective is, the minister decides. तो जो एक्सपर्ट्स हैं ये सिर्फ एडवाइस दे पाते हैं मिनिस्टर को. फाइनली वो जो डिसाइड करना है वो मिनिस्टर ने ही करना है, राइट? और ये इसीलिए जरूरी होता है बिकॉज एज मेंशन कि इंडिया जो है ये बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर लोगों की विल के साथ काम करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. So as mentioned, this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decisions, not the experts. राइट? जिन्हें लोगों की जरूरत का पता है, जो लोगों के लिए आई मीन आंसरेबल हैं, तो वो ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे. एक्सपर्ट्स जो हैं वो नहीं लेंगे, राइट? द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट, बट समवन विद अ लार्ज व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन. जो एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसे करना है, राइट? लेकिन जो final decision है that will be lying with the ministers. Fine. So democracy में the elected ministers, they perform this role. So I think this is very clear to you people. We'll just cover the introductory part of Prime Minister and the Council of Ministers. See, Prime Minister is the most important political institution in the country. हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज होल्डिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन, राइट? बट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के लिए कोई भी आई मीन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ प्राइम मिनिस्टर, but the president cannot appoint anyone she likes. ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर दे. प्लीज अंडरलाइन दिस. The president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as prime minister. प्राइम मिनिस्टर वो ही बनता है जो मेजॉरिटी पार्टी या और कोलिशन पार्टीज का लीडर होता है, जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होती है. जिस भी पार्टी की या कोलिशन पार्टीज की मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, उसी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. इन केस no single party or alliance gets a majority, the president appoints a person most likely to secure a majority support. अब सपोज कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है
कि ना तो किस सिंगल पार्टी को, ना ही किसी कोलिशन को लोकसभा में मेजॉरिटी मिल रही है, राइट? किसी सिंगल पार्टी को भी नहीं मिल रही, किसी कोलिशन को भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिससे कि वो अपनी पसंद से, जहां उसे ये लगता है कि इन मेंबर्स में से या इन पार्टीज में से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है या जो मेंबर है वो मेजॉरिटी सपोर्ट गेन कर सकता है लोकसभा में, तो उसे प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दी जाती है और टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर that person and the party has to prove its majority in the Lok Sabha. राइट? इन केस किसी भी पार्टी को, सिंगल पार्टी को या अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, यहां पर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, जहां उसे लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपनी मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो प्रूव कर सकता है, तो उसे ही उसे प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दी जाती है, लेकिन उसे टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर उसने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है। अगर इफ ही फेल्स टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी, तो फिर इलेक्शंस जो है क्वाइट पॉसिबल कि री इलेक्शन दोबारा किए जाए, अगर कुछ लंबे टाइम तक कोई भी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाता है तो। एंड द प्राइम मिनिस्टर ही डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टरशिप जो है दैट इज ओनली वन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपकी क्लास में अगर हम लोग मॉनिटर्स बनाते हैं, तो ये जो डिसिप्लिन मॉनिटर बना देते हैं, हम कह सकते हैं इज अ प्राइम मिनिस्टर। फॉर सम रीजन अगर उसकी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में क्लास टीचर क्या करते हैं, ही और शी विल रिमूव हिम और हर एज अ मॉनिटर। लेकिन इन दैट केस द चाइल्ड स्टिल रिमेन्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, राइट? तो ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है he continues to be in power as long as he remains the leader of the majority party. अगर किसी रीजन से पार्टी में इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है और अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन करता है, तो स्टिल ही रिमेन्स अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? वो पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो रहता है। सो ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग as he remains the leader of the majority power party or the coalition, right? So tomorrow we will cover the further details of prime minister and the council of ministers.